वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज हम बात करेंगे क्लिनिकल ट्रायल्स इन फार्माकोलॉजी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस वीडियो को मैं मानता हूँ कोलॉजी में, क्योंकि जो बेसिक है कि किस तरह से ड्रग जो है मार्केट में आती है, तो उसका जो बैकग्राउंड है वो आपका क्लिनिकल ट्रायल्स में रहता है। तो इसके जो क्वेश्चंस हैं आप देखेंगे, आपको जीपैट में मिलते हैं, नाइपर में मिलते हैं, गेट में मिलते हैं, फार्मासिस्ट एग्जाम में मिलते हैं। सो वी गेट द क्वेश्चन फ्रॉम द क्लिनिकल ट्रायल्स। डिफरेंट फेजेस होते हैं, उससे आपके क्वेश्चन मिलते हैं। जैसे इस टाइम पे आप कोरोना की जो वैक्सीन है उसका फेजेस देख रहे हैं, फेज 1 में है, फेज 2 में है, फेज 3 में है। तो उसका मीनिंग क्या है और वो कहाँ किस लेवल तक पहुंचे, तो उसका भी आपको आइडिया लगेगा। सो यू कैन गेट द कोचिंग ऑल्सो फ्रॉम द इंस्टीट्यूट, द फार्मा पावर कोचिंग इंस्टीट्यूट रोहतक। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्लाइड। प्री क्लिनिकल ट्रायल। कोई भी ड्रग मार्केट में आती है, उसको ह्यूमंस पे टेस्ट करने से पहले सबसे पहले उसकी इन विट्रो स्टडीज़ की जाती हैं, जिसमें हम देखते हैं कि उसका डिसोल्यूशन रेट क्या है, डिसइंटीग्रेशन क्या है। मीन्स हम उसका केमिकली टेस्ट करते हैं। वी कैन नॉट टेक इनटू द स्टडीज़ डायरेक्टली ऑन द ह्यूमंस, और उसके साथ साथ एनिमल्स पे भी। जब भी हम प्री क्लिनिकल ट्रायल की बात करते हैं तो हमें इन विट्रो स्टडीज़ जो भी हम फार्मास्यूटिक्स में देखते हैं वो सब इंक्लूडेड होती हैं, और साथ में जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स का जो रोल है वो प्री क्लिनिकल में आता है कि हम उसका कंप्लीट फार्माकोलॉजिकल प्रोफाइल जान सकें। इसके लिए हम एनिमल्स यूज़ करते हैं, छोटे एनिमल्स भी यूज़ करते हैं, बड़े एनिमल्स भी यूज़ करते हैं। सो फार्माकोलॉजिकल प्रोफाइल जब हम प्री क्लिनिकल ट्रायल में जान लेते हैं कि उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, कौन से रिसेप्टर पर काम कर रहा है, इफेक्ट कितना है, और क्या क्या एडवर्स इफेक्ट आ सकते हैं, तो यही हम फार्माकोलॉजिकल प्रोफाइल में देखते हैं। ब्लड ब्रेन बैरियर पास आउट हो रहा है आपका, नहीं हो रहा है, कितना अफेक्ट है, उसका एंटीडोट क्या हो सकता है, तो ये सब आपका फार्माकोलॉजिकल प्रोफाइल में आपका चेक किया जाता है। सो सबसे पहले जो आप रैट माइस देखते हैं, अगर कोई ड्रग आपकी अस्थमा से रिलेटेड है, हिस्टामिन से रिलेटेड है, टीबी से रिलेटेड है, तो उसको हम ग्यूनिया पिग पे चेक करते हैं। यहाँ पर रैबिट इंक्लूड नहीं है, क्योंकि रैबिट अगर यहाँ पर इंक्लूड होगा तो ड्रग आपकी बेसिकली डील करती है स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम से, जो आपके कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट्स हैं, और जो आइज़ पे जो ड्रग्स टेस्ट होती है वहाँ पर रैबिट पर वो चेक होती है। उसके बाद अगर ये ड्रग सक्सेसफुल हैं एनिमल्स में, स्मॉल एनिमल्स में, मतलब हम लार्ज एनिमल्स पर मूव करते हैं, स्पेशली कोड, डॉग और मंकी। जनरली जो नॉन प्राइमेट्स हैं उनमें मंकी को काउंट किया जाता है, तो उसके बाद हम प्राइमेट, नॉन प्राइवेट एनिमल को, दोनों को देखते हैं। अब यहाँ से अगर प्री क्लिनिकल ट्रायल सक्सेसफुल रहता है, उसके बाद ड्रग हमें लगता है कि फार्माकोलॉजिकल प्रोफाइल ठीक है, इन विट्रो स्टडीज ठीक है, और ड्रग हमारी सेफ है, देन वी सेंड इट फॉर द क्लिनिकल ट्रायल। लेकिन कोई भी क्लिनिकल ट्रायल परफॉर्म नहीं कर सकता है बिना परमिशन के, और वो परमिशन हमें चाहिए होती है यूएस एफडीए से, क्योंकि हमने सिर्फ एनिमल्स पर चेक करी है, तो वो ड्रग हमारी अभी इन्वेस्टिगेशन में है। तो हम एक एप्लीकेशन जो है वो यूएस एफडीए, जो कि यूनाइटेड स्टेट फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, उसके पास सेंड करते हैं कि हमने प्री क्लिनिकल स्टडीज़ की है, ये फार्माकोलॉजिकल प्रोफाइल है, इन विट्रो स्टडीज़ हैं, डिसोल्यूशन, आपका डिसइंटीग्रेशन रेट है, इस तरह से एक्शन होता है, एब्जॉर्प्शन कितना है, तो वो सब हम देखते हैं। तो हम जो फाइल करते हैं प्री क्लिनिकल ट्रायल्स के बाद, क्लिनिकल ट्रायल करने के लिए या क्लिनिकल ट्रायल परफॉर्म करने के लिए जो हम एक एप्लीकेशन देते हैं, दैट इज इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन या इन्वेस्टिगेशन न्यू ड्रग, जिसे हम IND कहते हैं, तो ये हम सेंड करते हैं। अब जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपसे कंफ्यूज किया जाता है आपको इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन में और आपका NDA में, दैट इज न्यू ड्रग एप्लीकेशन। तो दोनों सेम से हैं। इन्वेस्टिगेशनल है यहाँ पर IND, और न्यू ड्रग एप्लीकेशन ये आपका फेज 3 के बाद भेजा जाता है। तो ये सबसे पहले क्लिनिकल ट्रायल करने के लिए हमें ये सेंड करना पड़ता है पूरा परफॉर्मा एप्लीकेशन के उसमें। अगर यूएस FDA परमिशन देता है तो वी कैन कंडक्ट द ह्यूमन ट्रायल्स, तो हम ह्यूमन पर इसे चेक कर सकते हैं। और क्लिनिकल ट्रायल्स में हम बहुत कुछ जानते हैं, फार्माकोलॉजिकल प्रोफाइल वो हम यहाँ पर जान चुके होते हैं, तो उसके लिए दोबारा हमें यूज़ नहीं करना होता, क्योंकि अब हम ह्यूमस पर आ गए हैं। तो ह्यूमस में हम देखें टू नो द फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनामिक्स की किस तरह से जो है आपका एब्जॉर्प्शन होता है ड्रग का, मेटाबॉलिज्म है, एक्सक्रीशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी ADME जो हम कह देते हैं। फार्माकोडायनामिक्स की ड्रग्स का ह्यूमंस पे क्या इफेक्ट आ रहा है, क्योंकि एनिमल्स की फिजियोलॉजी और ह्यूमंस की फिजियोलॉजी में थोड़ा फर्क है,
तो उसको हम देखते हैं टॉक्सिकोलॉजी कि उसकी डोज कितनी होनी चाहिए और टॉक्सिक हो सकता है तो हम कैसे उसे रिवर्स कर सकते हैं उस कंडीशन को, और थेराप्यूटिक इंडेक्स कि उस डोज जो है आपकी ड्रग है उसकी डोज कितनी होनी चाहिए। तो ये सब हम क्लिनिकल ट्रायल्स में देखते हैं, ह्यूमंस पर चेक करते हैं। सो नेक्स्ट स्लाइड पर जब हम मूव करते हैं, सबसे पहले फेज 0। ये क्वेश्चन आपसे 2018 का जो जीपेट का एग्जाम है उसमें पूछा गया था कि फेज 0 का नाम क्या है। यहाँ पर जो भी फेज आएंगे ब्रैकेट में उनका नाम लिखा है। सो इट इज़ एन माइक्रो डोजिंग स्टडीज। इसका कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं है, कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलता है। सिर्फ इसका जो यूज़ है कुछ हम कॉस्ट को कम करने के लिए करते हैं, और एक कह सकते हैं कि जो है टॉक्सिक जो आपकी केसेस हैं वो ना बने फेजेस में, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए करते हैं। स्पेशली इसका जो है वो आपका टॉक्सिसिटी को प्रिवेंट करने के लिए स्टार्टिंग फेजेस में और कॉस्ट को कम करने के लिए। तो सबसे मेन पॉइंट ये थे। फेज 0 का नाम आपका माइक्रोडोजिंग है, 2018 जीपैट का क्वेश्चन है। टू अवॉइड द कॉस्टली फेज 1 स्टडीज, क्योंकि फेज 1 में हमें ह्यूमंस चाहिए होते हैं जिन्हें हमें पे करना पड़ता है कि आप टेस्टिंग के लिए ड्रग, तो वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, जो है कॉस्टली हो जाता है, तो उससे हम कम कर देते हैं। 1/1000 ऑफ द ह्यूमन डोज इज गिवन। अगर किसी ड्रग कोई आपकी ड्रग 500 mg की है तो उसका हम 0.5 mg ही सिर्फ देते हैं। इसमें माइक्रो डोजिंग में देते ह्यूमंस को ही है, हेल्दी वॉलंटियर्स को ही देते हैं, लेकिन 500 mg का सिर्फ 0.5 देना काफ़ी हद तक ये कोई आपको थेराप्यूटिक जो रेंज है, इंडेक्स है, वो नहीं बताता है। तो डोज इज सब थेराप्यूटिक, ना इससे कोई इफेक्ट आता है ना कुछ और होता है, इसलिए ज़्यादा यूजफुल नहीं है। इसका कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं है, लेकिन हम इसे काउंट भी नहीं करते हैं फेज स्टडीज़ में, लेकिन एज एन प्रिवेंट करने के लिए, टॉक्सिसिटी और कॉस्ट को कम करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो मैक्सिमम डोज आपकी 10 माइक्रोग्राम होनी चाहिए, ये रह सकता है, लेकिन जो ह्यूमन डोज है वो 1/100 ही दी जाती है। सेफ्टी एफिकेसी कैनॉट बी नॉन इन दिस फेज 0। तो हमें कुछ भी पता नहीं लगता, इससे कोई भी हमें बेनिफिट नहीं होता है, तो इसको हम अवॉइड ही करते हैं, नलिफाइड मान सकते हैं। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं आपकी स्लाइड की, तो इट इज़ फेज 1। फेज 1 में आप देखेंगे कि यहाँ पर ये इसे पहली स्टडी कहा जाता है ह्यूमन में। फेज 0 में भी हम हेल्थी वॉलंटियर्स को यूज़ करें, लेकिन वो अवॉइडेबल है, उसे हम नलिफाइड कर सकते हैं। तो फेज 1 का जो नाम है वो है आपका ह्यूमन फार्माकोलॉजी एंड सेफ्टी। जनरली स्टूडेंट पूरा पढ़ लेते हैं, पूरा पॉइंट्स पता होता है, कितने वॉलंटियर्स हैं, लेकिन उन्हें जो नहीं पता होता है वो दो चीज़ें होती हैं। एक, ऑब्जेक्टिव क्या था इस फेज 1 का, जैसे फेज 1 का क्या ऑब्जेक्टिव है, फेज 2 का क्या ऑब्जेक्टिव है, और दूसरा इनका नाम, कि जो नाम क्या है फेज का। तो फेज का नाम आपका ह्यूमन फार्माकोलॉजी एंड सेफ्टी है। सेफ्टी से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर हम जो है आपके एल्डर पीपल और जो चिल्ड्रन हैं उनको एक्सक्लूड कर देते हैं, उनको हम वॉलंटियर्स में नहीं रखते हैं। जो आपकी प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, एल्डर पीपल हैं, चिल्ड्रन हैं, उनको हम नहीं रखते हैं फेज 1 में। तो नॉर्मल ह्यूमन वॉलंटियर्स हैं, लेकिन ये कंडीशन आपकी बदल जाती है कुछ ड्रग्स में, और इनका जो आपका काउंट है डेट इज़ 20 to 100। ये आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस रहते हैं कि कितने वॉलंटियर्स हैं, वॉलंटियर्स हेल्दी हैं या फिर पेशेंट्स हैं, तो ऐसे रहता है। अब ओपन लेबल, सिंगल ब्लाइंड, डबल ब्लाइंड, ये आपको बुक्स में नहीं मिलता है। तो ओपन लेबल का मतलब क्या है कि जो आपके वॉलंटियर्स हैं उन्हें भी पता है कि उन्हें क्या दिया जा रहा है, उन्हें डिस्टिल्ड वाटर दिया जा रहा है, कोई इंजेक्शन दिया जा रहा है, कोविड की वैक्सीन दी जा रही है, तो वो सिर्फ आपका एक प्लेसबो इफेक्ट होता है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हमें इस डॉक्टर से नहीं किसी और डॉक्टर से फ़र्क पड़ता है, उसकी दवाई लगती है, तो डेट इज़ साइकोलॉजिकल इफेक्ट, और उससे हम प्लेसबो इफेक्ट कहते हैं। तो इसको अवॉइड करने के लिए आपके 3 चीज़ें हैं, ओपन लेबल, सिंगल ब्लाइंड एंड डबल ब्लाइंड। तो उसको हम समझेंगे। ओपन लेबल में क्या है कि आपके वॉलंटियर्स को भी पता है कि उन्हें क्या मेडिसिन दी जा रही है, और जो मेडिसिन दे रहा है मीन्स फिजिशियन है या एक्सपेरिमेंट कर रहा है कोई फार्माकोलॉजिस्ट है, तो उसे भी पता है कि वो क्या मेडिसिन दे रहा है। तो ये आपका ओपन लेबल होता है, जिसमें जो आपका वॉलंटियर या पेशेंट और जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है उन दोनों को पता है कि वो क्या ड्रग दे रहा है और वो ले रहा है। सो डू नॉट टेस्ट इट ऑन इन द पेशेंट। जो आपका पेशेंट है, यहाँ पर पेशेंट्स नहीं, पेशेंट आएगा। पेशेंट में जो है इस फेज को नहीं किया जाता, कोई भी पेशेंट इंक्लूड नहीं किया जाता इसमें।
ऑब्जेक्टिव सबसे ज़्यादा पूछा जाता है टू नो द मैक्सिमम टॉलरेबल डोज, क्योंकि यहाँ से डोज सेट आपकी नहीं हुई है, सिर्फ आपने ये देखा है कि टॉक्सिसिटी जो है वो किस डोज के बाद आनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ से आपका समझ में आ जाता है कि इस पर टॉक्सिसिटी और फार्माकोकाइनेटिक स्टडीज जो आपका ADME प्रोसेस है उसको स्टडी किया जाता है फेज 1 में। तो ह्यूमन फार्माकोलॉजी एंड सेफ्टी, सेफ्टी से आपको समझ में आ जाना चाहिए था, दैट इज वी आर गोइंग टू इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द टॉक्सिकोलॉजी और द टॉक्सिसिटी, और मैक्सिमम टॉलरेबल डोज क्या है। पेशेंट को इंक्लूड नहीं करते हैं, ह्यूमन वॉलंटियर्स हैं, हेल्दी वॉलंटियर्स हैं 20 to 100, ओपन लेबल है, एल्डर और चिल्ड्रन एक्सक्लूडेड आपके बाहर है। लेकिन एक केस आपका कुछ ऐसा भी है या 2-4 केस ऐसे भी हैं ड्रग्स के जिनमें हम हेल्दी वॉलंटियर्स पर ड्रग को चेक नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आप देखते हैं एंटी कैंसर ड्रग है या आप कुछ HIV ड्रग्स को देखेंगे तो आप उसमें आपको पेशेंट ही चाहिए फेज 1 में। अगर आप एंटी कैंसर की ड्रग को नॉर्मल पेशेंट पर चेक करेंगे तो वो टॉक्सिसिटी भी कोज होगी और ज़्यादातर चांसेस है कि वहाँ पर कैंसर हो जाए, क्योंकि जो ड्रग्स हैं वो आपके जो न्यूक्लिक बेसिस हैं उन पर काम करती हैं, तो जिसकी वजह से उनकी सेल साइकिल की ग्रोथ जो है आपकी इनहिबिट हो जाती है, जो कैंसर सेल्स हैं। अगर किसी को कैंसर नहीं है तो जो नॉर्मल सेल्स हैं उनकी ग्रोथ भी इनहिबिट हो जाती है, तो ये आपका रहता है। तो टॉक्सिसिटी भी होता है जैसे, तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंटी कैंसर ड्रग्स हैं या आप देखेंगे तो एंटी HIV ड्रग्स हैं, उनके केस में आप फेज 1 में पेशेंट्स को ही लेते हैं। आप कभी भी नॉर्मल पर्सन को टेस्टिंग नहीं हो सकता, इवन वी आर पेइंग सम मनी बट वी कैन नॉट टेस्ट, सो इट इज़ टेस्टेड ऑन द पेशेंट्स नॉट ऑन द हेल्थ इंडिविजुअल। तो ये आपका फेज 1 का एक एक्सेप्शनल केसेस है कुछ जो रहता है। फेज 2 में बात करें तो थेराप्यूटिक एक्सप्लोरेटरी, तो यहाँ पर हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि थेराप्यूटिक इंडेक्स क्या है, कि डोज रेंज क्या होनी चाहिए। पहले में हमने देख लिया था कि मैक्सिमम टॉक्सिसिटी अगर हम मान लें किसी ड्रग की 500 या मैं मानूँ 5 mg पर है, तो उसकी जो नॉर्मल डोज है वो 2 से 4 के बीच में हो सकती है या 2 से 4.5 के बीच में हो सकती है। तो उसका थेराप्यूटिक एक्सप्लोरेटरी हम देखना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर पहली ये आपकी स्टडीज़ है जिसमें हम पेशेंट पर स्टडी कर रहे हैं। जब फेज 1 हमने देखा था तो वो पहली स्टडीज थी जहाँ हम ह्यूमंस पर स्टडी कर रहे थे, वो हेल्दी थे, और यहाँ पर पेशेंट हैं। 1 सेंटर, इसका मतलब क्या है कि हम किसी कंट्री में, किसी टाउन में, किसी सिटी में सिर्फ एक ही सेंटर पर, एक ही जगह पर, एक ही हॉस्पिटल में टेस्ट कर रहे हैं। तो वहाँ पर क्या होगा, जो आपके 100 से 150 यानी 100 to 150 जो पेशेंट्स हैं उन पर चेक किया जाता है। 1 सेंटर का मतलब क्या है कि जो उनका जेनेटिक मेकअप है, जो उनका जेनेटिक्स है वो ऑलमोस्ट सेम होगा। जनरली हम इसे पॉपुलेशन जेनेटिक्स में देखते हैं कि उस एरिया में, जैसे आप देखते हैं साउथ अफ्रीका में आपको जो है अनीमिया वाला जो केस होता है वो ज़्यादा मिलता है जो आपका रहता है। तो ये आपका क्या है, ये आपका सेम जेनेटिक मेकअप होना बहुत ज़रूरी है। तो होमोलोगस पॉपुलेशन जो हमारी रहती है कि उनका जेनेटिक्स सेम है, क्योंकि अगर जेनेटिक्स अलग होगा तो वहाँ पर आपकी फार्माकोजेनेटिक्स या फार्माकोजिनोमिक स्टडीज़ और ऐड हो जाती हैं। तो इतना हम नहीं बढ़ाते हैं। तो इस तरह से हम सबसे पहले सेम जेनेटिक वाले में करते हैं, फिर नेक्स्ट फेज में हम देखेंगे तो हेट्रोलोगस पेशेंट हो जाएंगे, तो जेनेटिक मेकअप अपने आप अलग हो जाएगा। अब जो प्लेसबो इफेक्ट है उसको प्रिवेंट करने के लिए सिंगल ब्लाइंड दैट इज कंट्रोल्ड, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो पेशेंट है उसको नहीं पता है कि उसको क्या दिया जा रहा है। उसको आप वैक्सीन दे रहे हैं या आप डिस्टिल्ड वाटर दे रहे हैं या आप सिंपल डेक्सट्रोज सोल्यूशन दे रहे हैं, पेशेंट को नहीं बताया जाता है। तो उसका प्लेसबो इफेक्ट चेक किया जाता है कि पेशेंट को लगता है कि उससे दवाई दे दी गई है, तो उसका चेक करते हैं कि कितना इफेक्ट आया कि पेशेंट की साइकोलॉजी की वजह से, डेट इज प्लेसबो इफेक्ट। तो यहाँ पर पेशेंट को नहीं बताया जाता है, लेकिन जो एक्सपेरिमेंटल है, जो फार्माकोलॉजिस्ट है, जो फिजिशियन है, उसे पता है कि उसने क्या इंजेक्ट किया है या क्या टैबलेट या कोई और फॉर्मुलेशन दी है। तो ये आपका फेज 2 रहता है, थेरेप्यूटिक एक्सप्लोरेटरी। अब ऑब्जेक्टिव की बात करें, जो आपके मेन क्वेश्चन रहते हैं और जो ये आपका 100 to 150, इसका भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इसके ऊपर भी सिंगल ब्लाइंड, डबल ब्लाइंड, एनटीए के लिए एक न्यू टॉपिक है या न्यू कॉन्सेप्ट है जहाँ से पूछा जा सकता है। टू एस्टैब्लिश थेरेप्यूटिक एफिकेसी, कि कितनी डोज पर जो है हमें इफेक्ट मिल रहा है, और डोज रेंजिंग, जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया 2 से 4 के बीच जो है
डोज आपकी रहनी चाहिए। 5 पर जाएगा तो टॉक्सिसिटी कर देगा। फेज 1 में हम देख लेते हैं सीलिंग इफेक्ट। अब सीलिंग इफेक्ट क्या होता है कि जैसे हमने यहाँ पर 4 डिसाइड करा कि आपका हाईएस्ट डोज हो सकती है, अगर इससे थोड़ा सा भी पॉइंट आप इधर उधर हुए, अगर आप 5 पे पहुंचे या 4.1 पर पहुंचे तो आपकी टॉक्सिसिटी की जो सिम्टम्स हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो सीलिंग को हम एक एज ए सेचुरेशन लेवल मान सकते हैं ड्रग का कि इस 4 पर जो है वो मैक्सिमम इफेक्ट आता है। तो ये आपका सीलिंग इफेक्ट होता है कि किस डोज पर जो ड्रग है मैक्सिमम इफेक्ट शो करती है और उसके बाद टॉक्सिसिटी हो जाता है। ये आपकी स्टडीज डाइजॉक्सिन डिजिटॉक्सिन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो ये आपका डोज रेंज और सेलिंग इफेक्ट इसको स्टडी करना हम फेज 2 में करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, थेराप्यूटिक कंफर्मेटरी। यहाँ पर हम एक डोज फाइनल कर लेते हैं कि हम इस डोज के साथ जो है आगे बढ़ेंगे। तो इट इज़ थेराप्यूटिक कंफर्मेटरी, क्योंकि इसके बाद जो आपकी फेज 3 के बाद जो ड्रग है वो आपकी मार्केट में आ जाएगी। तो हमें एक डोज चाहिए एग्जैक्ट, तो हम वहाँ पर हम 2 से 4 डिसाइड नहीं कर सकते हैं, या तो हम 2 करेंगे या 3 करेंगे या 4 करेंगे, तो हमें एक एग्जैक्ट डोज चाहिए। अब हम रेंज में तो आ गए हैं, लेकिन हमें एक एग्जैक्ट डोज चाहिए जहाँ पर थेराप्यूटिक एफिकेसी भी हो और टॉक्सिसिटी के चांस बहुत कम हो। तो लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट्स होंगे, इसमें ही पेशेंट्स है, कोई हेल्दी इंडिविजुअल नहीं है। सर्वल सेंटर, इसका मतलब क्या है कि अब हम बहुत अलग अलग जगह पर, इवन आप मान सकते हैं एक दिल्ली आपका सेंटर है, एक आपका मुंबई है, कोलकाता है, तो इस तरह से हम टेस्ट कर रहे हैं पेशेंट्स पर। तो हिट्रोजिनस पॉपुलेशंस हैं कि मीन्स वैसे तो कंट्री वाइज होती हैं, कुछ आपकी जेनेटिक्स होता है, तो वहाँ पर चेकआउट किया जाता है कि जैसे कुछ लोग हैं जैसे जम्मू कश्मीर में, तो उनका जो है मेटाबॉलिज्म अलग तरह का होगा। कुछ सी साइज़ के हैं जो आपके सी के आसपास रहते हैं, जो आपका हाई मॉइस्चर वाला एरिया है, तो वहाँ पर उनका जेनेटिक मेकअप कुछ अलग सा हो जाता है, फिजियोलॉजी अलग हो जाती है। तो उस चीज़ को हम देखते हैं। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा अप टू 500 पेशेंट्स, तो कई बार आपको दे दिया जाता है कि 1000 पेशेंट्स, 1500 पेशेंट, तो ये कौन से फेज़ में आएगा? तो यहाँ पर अप टू है। फेज़ जो 2 है 150 से अगर आपके एक्स्ट्रा हो जाएंगे तो वो आपका फेज़ 3 में ही काउंट हो जाएंगे कि हम फेज़ 3 की ओर बढ़ गए, क्योंकि आपका 5000 पेशेंट तक हो सकते हैं। डबल ब्लाइंड, ये यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ रैंडमाइज्ड कंट्रोल्ड, क्योंकि यहाँ पर ना पेशेंट को पता है कि उसे क्या दिया जा रहा है, और ना जो आपका फिजिशियन है, फार्माकोलॉजिस्ट है जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, उसको भी नहीं पता है कि वो पेशेंट को क्या चीज़ इंजेक्ट कर रहा है, कि वो ग्लूकोज है, वैक्सीन है, या आपका डिस्टिल्ड वाटर है, या आपका नॉर्मल सलाइन है, तो वो आपका फार्माकोलॉजिस्ट को भी नहीं पता होता है। तो डेट इज़ नोन एज डबल ब्लाइंड, उसे हम डबल ब्लाइंड कहते हैं। अब इसके बाद अगर फेज़ 3 तक सक्सेसफुल रहता है तो उसके बाद फिर से जो है हमें एक एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ती है। अगर ऑब्जेक्टिव देखें, टू कंफर्म द थेरेप्यूटिक एफिकेसी, कि हाँ इससे आपका जो है ट्रीटमेंट में हेल्प मिल रही है, कुछ इफेक्टिव है ड्रग, और टू एस्टेब्लिश द वैल्यू ऑफ ड्रग इन रिलेशन टू एग्जिस्टिंग थेरेपी, कि आपका कोई और थेरेपी चल रही है उसके साथ कंबाइन करके इसको दिया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखते हैं अस्थमा के केस में कि आपकी कितनी भी ड्रग्स चल रही हो तो उसके साथ जो है आपका इन्हेलर दिया जा सकता है। आपका स्टेरॉयडल होता है, या आप मान सकते हैं बीटा 2 ब्लॉकर्स होते हैं उसमें। तो अस्थमा के केस में आप देखते हैं कि ड्रग्स के साथ जो इन्हेलर है उसकी जब स्टडी करी गई होगी तो उसे देखा गया होगा कि ये जो एग्जिस्टिंग थेरेपी है उसके साथ इसे दिया जा सकता है, कि ये दोनों जो है कंट्राडिक्ट नहीं कर रहे हैं, इनकी वजह से आपका जो है कंट्राडिक्शन नहीं हो रहा है। तो ये आपका रहता है कि एग्जिस्टिंग थेरेपी के साथ भी वो आपका सुटेबल हो। अगर ड्रग सेफ मिलती है, इफेक्टिव है, तो उसे हम फिर से यूएस एफडीए के पास भेजते हैं इन द फॉर्म ऑफ NDA, that is not the BJP that side, it is the new drug application। पहले हमने भेजा था IND, that is investigational new drug, और अब हमने भेजा है NDA, that is न्यू ड्रग एप्लीकेशन, क्योंकि हम इन्वेस्टिगेशन कर चुके हैं इसकी 3 फेजेस तक। अब इस ड्रग का जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो मार्केट में आने का होगा, कि हमने जो है यूएस एफडीए के पास न्यू ड्रग एप्लीकेशन फाइल किया। और ये जो क्वेश्चन है आपका न्यू ड्रग एप्लीकेशन का बहुत बार पूछा जा चुका है कि न्यू ड्रग एप्लीकेशन हम कब फाइल करते हैं, कौन से फेज के बाद फाइल होती है, तो ये आपका पूछा जा चुका है क्वेश्चन। फेज 4 दैट इज पोस्ट मार्केट सर्विलेंस, कि ये आपका जो है नाम है क्योंकि ये मार्केट में आ चुकी है। अगर अप्रूवल मिलता है तो
अगर यूएस एफडीए के पास जो आपने एनडीए भेजा है उसे अप्रूवल मिलता है तो ड्रग जो है मार्केट में आ जाती है। इसके बाद जो हमने इंक्लूड किया था कई में एक्सक्लूड किया है, चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट वुमेन, एल्डर आर इंक्लूडेड और टेस्टेड, तो सब पे अब टेस्ट किया जाता है। डोज एडजस्ट की जाती है इन केस ऑफ चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट, क्योंकि जब भी आप ये स्टडीज देखते हैं जी चिल्ड्रंस को दिया जा सकता है तो वो आप प्री क्लिनिकल में ही स्टडी कर लेते हैं उसके फार्माकोलॉजिकल प्रोफाइल को ही, कि जो ड्रग है वो लैक्टेशन में आपकी आ रही है या नहीं आ रही है, या जो है फीटस तक प्लेसेंटा से पास आउट हो रही है या नहीं हो रही है, तो सेफ है या नहीं है। तो हम इसकी कोकाइनेटिक और आपका जो डायनामिक स्टडीज़ है उसको हम कर चुके होते हैं, इसलिए यहाँ पर इनको टेस्ट किया जा रहा है। ऑब्जेक्टिव देखें टू नो द रेयर साइड इफेक्ट, क्योंकि अगर ये ड्रग मार्केट में आई और मान लेते हैं किसी ऐसी डिजीज़ के लिए जिसका ट्रीटमेंट लंबा चलता है, फॉर एग्जांपल टीबी के लिए तो आपको 3 से 4 मंथ लेना ही पड़ेगा, 6 मंथ भी लेना पड़ेगा ड्रॉट्स ट्रीटमेंट में। तो इतना जब आप 6 महीने तक कंज्यूम करेंगे तो क्या साइड इफेक्ट आ सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, या फिर जो है आपका विड्रॉल सिम्टम्स जो कि आपका साइकोलॉजिकल ड्रग्स में रहता है कि छोड़ने के बाद, ड्रग्स छोड़ने के बाद क्या साइड इफेक्ट आ सकते हैं और आपका जो है रेयर साइड इफेक्ट क्या है, तो उसको हम देखते हैं। तो ये आप देखेंगे टू नो द लॉन्ग टर्म यूज ऑफ ड्रग एंड द साइड इफेक्ट्स। और ये जो आप टाइम पीरियड देख रहे हैं ये आपका रहता है कि किस तरह से जो है क्लिनिकल ट्रायल्स का टाइम पीरियड रहता है। सबसे पहले प्री क्लिनिकल में देखें तो आपका 1.5 से 2 ईयर्स तक जो प्री क्लिनिकल ट्रायल्स है, फार्माकोलॉजिकल प्रोफाइल स्टडी की जाती है, वो इसमें रहता है। फेज़ 1 टू फेज़ 3 में देखें तो 5 to 7 ईयर्स, फिर एनडीए न्यू ड्रग एप्लीकेशन सेंड करते हैं, यूएस एफडीए पास करता है, 1 to 4.5 ईयर्स, और फेज़ 4 जो है आपका 4 साल तक हो सकता है, लेकिन आपको हर 2 साल बाद इसे रिपोर्ट करना पड़ता है। अगर आप रिपोर्ट नहीं करेंगे तो ये ड्रग आपकी पास आउट नहीं होगी। पूरा आपको एक डेटा तैयार करना पड़ता है जिसमें आप फार्माकोविजिलेंस को भी देखते हैं कि किस तरह से रिपोर्ट तैयार की जाती है, ड्रग्स के साइड इफ़ेक्ट क्या है। तो कुछ इतना टाइम अराउंड आप देखें तो कुछ ये आपका 10 ईयर्स जो है आप लगा के चल सकते हैं कि एक ड्रग को मार्केट में आने में लग जाता है। क्लिनिकल ट्रायल्स ही देखें तो यहीं आपका जो है 7 to 8 ईयर्स ले लेते हैं। यहाँ पर जो एनडीए का टाइम है ज़्यादा दिया हुआ है, लेकिन जो एफडीए है वो जल्दी अप्रूवल दे देता है, तो ये आपका 1 साल में ही ख़त्म हो जाता है। तो ये आपकी रिपोर्ट्स रहती हैं। वन ऑफ माई फ्रेंड इज़ वर्किंग ऑन एन एंटीबायोटिक, ही इज़ राइट नाउ इन द फेज़ 3, वो भी फेज़ 3 में है, वो एक्चुअली ही इज़ इन द CSIR लैब, तो वो फेज़ 3 में है। उसके बाद देन ही फाइल एन एनडीए न्यू ड्रग एप्लीकेशन, और उसके बाद फेज़ 4। तो ये इस तरह से चलता है। एक्चुअली इट इज़ एन क्वाइट प्रैक्टिकल्स इन द गुड लेबोरेटरीज, तो बहुत कॉमन चीज़ें हैं वहाँ पर, लेकिन फार्मा में जो क्वेश्चन रहता है वो यहीं से रहता है। सो इट इज़ ऑल अबाउट द टाइम पीरियड। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप you like the video. You can press the subscribe button.